हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल डिजी विद सुहास सर। आज हम फिर आप लोग के लिए लेके आए हैं एक न्यू वीडियो जिसमें हम क्लास 10 की केमिस्ट्री के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा में आने ही वाले हैं, यानी कि इसमें से आएगा ही, कहने का मतलब ये है, उसका वीडियो हम लेके आए हैं। तो देख लीजिए। केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर होता है रासायनिक अभिक्रियाओं समीकरण समीकरण और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो किस टाइप के आते हैं आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट समीकरण जितने भी हैं ना, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ये भी आ जाता है कि समीकरण में अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं, अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप जो निकलता है उसको उत्पाद बोलते हैं, इसको उत्पाद बोलते हैं। अब आते हैं समीकरण पे। समीकरण फर्स्ट में संयोजन वियोजन। तो संयोजन का ठीक ऑपोजिट वियोजन होता है। संयोजन वियोजन आप लोग जानते हैं। संयोजन में क्या होता है कि दो मिलकर एक बन जाता है। इसमें क्या होता है, एक को दो में तोड़ दिया जाता है, तो ये वियोजन हो गया। तो जब वियोजन विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है तो उसे विद्युतीय वियोजन कहते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। अब चलिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ये और ये भी दोनों अपोजिट हैं। ऊष्माक्षेपी में क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा मुक्त होती है, और इसमें ऊष्माशोषी में क्या होता है, ऊष्मा या ऊर्जा का शोषण होता है। अब देखिए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, और श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि ये दोनों में ऊर्जा मुक्त होती है। तो अब नेक्स्ट फटाफट चलते हैं। पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा इसको। ये नहीं कि एग्ज़ाम देने के बाद आके इसको पढ़िएगा, कहिएगा अरे ये तो हम पढ़वे नहीं किए, यही तो आया था। अब देखिए, एक होता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन में क्या होता है कि जो ज़्यादा अभिक्रियाशील होते हैं ना, वो अपने से कम अभिक्रियाशील वाले जो उनके अव्यय होते हैं, जिसको उनके ये कहिए कि उनके टीम के जो मेंबर होते हैं ना, वो ज़्यादा जो मजबूत होता है ना, डॉन होता है, वो अपने में शामिल कर लेता है। जैसे यहाँ जिंक अकेला है, लेकिन यहाँ जिंक देखिए इस वाले को इसमें अपने में शामिल कर दिया है, यानी कि इसके टीम के आदमी को भी स्थापित कर दे रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा अभिक्रियाशील है। कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है जिंक। अब वही चीज़ होता है द्विविस्थापन। विस्थापन में होता है कि इस टीम के मेंबर इसमें और इस टीम के मेंबर इसमें, यानी कि दल बदलुआ वाला नीति जो राजनीति में होता है ना, वही हो जाता है, तो उसे द्विविस्थापन बोलते हैं। बस यही याद रखिए कि द्विविस्थापन में दल बदल होता है, और इसमें क्या होता है कि जो मेन डॉन होता है ना, वो कमज़ोर वाले के टीम के आदमी को अपने में शामिल कर देता है, तो उसे विस्थापन बोलते हैं। द्विविस्थापन में अदल बदल, तो इतना याद रखिएगा, दल बदल हो जाता है। अब यह अभिक्रिया जब अम्ल और क्षार के बीच होता है तब उसे उदासीनी अभिक्रियन करते हैं। यानी द्विविस्थापन जब अम्ल और क्षार के साथ होता है, यानी अम्ल और क्षार के बीच में होता है, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आया? जैसे HCl, देखिए यहाँ पे एक अभिक्रिया हुई है। HCl प्लस में सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर दोनों मिलेंगे, यानी एक चीज़ तय है कि देखिए, अम्ल और क्षार जब भी मिलते हैं ना, तो एक लवण जरूर देता है। तो देखिए, एक लवण यहाँ प्राप्त हो गया। एसिडिटी ख़त्म करने में भी इस क्रिया का उपयोग किया जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब आप चलते हैं उपचयन। मेन यही चीज़ है, उपचयन और अपचयन, जिसको ऑक्सीकरण और अवकरण भी बोलते हैं। तो उपचयन ना लिख के ऑक्सीकरण भी लिख देगा, या अपचयन ना लिख के अवकरण लिख देगा। तो इसमें क्या होता है, उपचयन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की जब वृद्धि होती है, ऑक्सीजन जब प्लस होता है किसी में, तो सोचिए कि वो उपचयन अभिक्रिया है। और जब ऑक्सीजन की हानि होती है और हाइड्रोजन प्लस होता है, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, अपचयन। देखिए उपचयन, देखिए इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम अकेले है, इसमें हाइड्रोजन बढ़ गया, इसमें क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, लेकिन यहाँ कॉपर ही रह गया, तो ये चीज़ होता है। अब इसमें एक उपचायक भी पूछ देता है और अपचायक, तो जिसके कारण उपचयन होता है उसे उपचायक बोलते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के कारण हुआ है, तो इसमें ऑक्सीजन उपचायक हो गया। और इसमें ऑक्सीजन जैसे कम हो गया, तो हाइड्रोजन जो है ना, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इसमें मेन रोल होता है। अपचयन क्या होता है, हाइड्रोजन के कारण होता है, तो हाइड्रोजन इसमें ऑक्सीजन
और इसमें हाइड्रोजन। अब यही अभिक्रिया अपचयन और उपचयन अभिक्रिया अगर एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये तो 2 नंबर में भी क्वेश्चन आता है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन है लेकिन कम हो जा रहा है, इसमें क्या हाइड्रोजन अकेले है लेकिन इसमें ऑक्सीजन भी, तो इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है यानी हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, उपचयन। और यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है यानी कि कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन। तो अपचयन और उपचयन जब एक साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया को बोलते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। संक्षारण क्या है, संक्षारण कैसी अभिक्रिया है, तो रेडॉक्स अभिक्रिया है। संक्षारण में तो जंग वंग लग जाना वही होता है। अब विकृत गंधिता पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम बता रहे हैं। अगर मान लीजिए कि वसा या तेल से बने पदार्थ उपचयन के कारण अरुचिकर गंध या स्वाद, जैसे खाना बासी हो जाता है ना, बसिया जाता है, खराब हो जाता है, तो उसमें से एक गंध आती है, तो उसी को हम विकृत गंधिता कहते हैं। समझ में आया। तो भोजन जो बासी हो जाता है किसके कारण हो जाता है, भोजन जो खराब हो जाता है वो किसके कारण हो जाता है, उपचयन के कारण। ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। अब उसमें एक आता है ये BHA। BHA का फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एसिनॉल एनिसॉल। और एक होता है BHT, तो इसका फुल फॉर्म होता है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी टाइलून। तो ये दोनों जो है ना, ये होता है उपचयन रोकने के लिए, उपचयन रोकने के लिए इन लोगों का उपयोग होता है। अब देखिए आप लोग चिप्स खाते हैं, कुरकुरा खाते हैं, तो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन गैस भरता है। ये ऑब्जेक्टिव में आता है कि इस पैकेट में किस तरीके की गैस भरी रहती है, तो इसमें नाइट्रोजन गैस पे टिक कीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं दहन। दहन भी एक रासायनिक अभिक्रिया है, वैसी अभिक्रिया जिसमें पदार्थ जलकर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है। देखिए ये कार्बन और ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ऊष्मा और प्रकाश मुक्त होता है। तो दहन ये भी पूछ देता है कि दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया तो है दहन, लेकिन किस प्रकार की है, तो ऊष्माक्षेपी में टिक कीजिएगा या उपचयन में टिक कीजिएगा, तो ज़्यादातर यही देता है ऊष्माक्षेपी। अब ज्वाला के 4 क्षेत्र होते हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कि ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं, तो ज्वाला के 4 क्षेत्र होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं LPG से क्वेश्चन आता है। LPG का फुल फॉर्म पूछ देगा, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये इसमें किस चीज़ का मिश्रण होता है, तो एथेन प्रोपेन ब्यूटेन का मिश्रण होता है। अब LPG बनता कैसे है, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन से प्राप्त होता है। ये भी 1 नंबर में आ सकता है। अब ये देखिए LPG का वो होता है, 1 ग्राम LPG जलने पर 55 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ऊर्जा जो होती है 55 के जूल प्राप्त होती है। कैलोरी जूल, इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखिए LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए एथाइल मैरकैप्टन, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है कि रिसाव LPG में रिसाव का पता लगाने के लिए किसको मिलाते हैं, तो एथाइल मैरकैप्टन। इससे क्या होता है ना कि LPG जब लीकेज करेगा ना, तो ये इसमें हमको पता चल जाता है, इसमें गंध बहुत तेज होती है। फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग, ये देखिए फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग किस तरीके का होता है, ये भी आता है, तो हरा, ये याद रखिएगा। नाइट्रोजन ऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है, तो भूरा। तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पे हमारा क्या है कि अम्ल क्षार और लवण, इससे भी क्वेश्चन बहुत आता है। हम पूछ देगा कि अम्ल और क्षार में अंतर बताइए। अम्ल तथा क्षार का pH मान अगर 7 से कम है तो अम्ल, 7 और 14 के बीच में यानी 7 से ज़्यादा है तो वो क्षार, अगर एक्यूरेट 7 है तो वो उदासीन होता है। तो ये आप लोग जानते हैं। तो वो जो जानते हैं उसको कम पढ़िएगा, जो नहीं जानते हैं उसको ज़्यादा दिमाग में रखिएगा। और आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, तभी हमको वीडियो आप लोग के लिए बनाने में भी
अच्छा लगता है। रंगीय सूचक में, अब क्वेश्चन कर रहा है रंगीय सूचक में, तो लिटमस पत्र जो है वो रंगीय सूचक है, हल्दी जो है रंगीय सूचक है, मेथिल ऑरेंज जो है रंगीय सूचक है, और फिनाप्थेलिन जो है वो रंगीय सूचक है। तो इसमें जो ये जो है ना दोनों, ये प्राकृतिक हैं, और ये जो दोनों है ना ये प्राकृतिक नहीं है बट रंगीय सूचक है। अब गंधीय सूचक में प्याज, वनीला, लौंग का तेल, ये गंधीय सूचक में आता है। तो इसको भी, इस टाइप के भी क्वेश्चन आता है, ये लोग रट लीजिए। अम्ल जल में घुलकर क्या होता है, हाइड्रोजन आयन देता है, आर्हेनियम के अनुसार, जो साइंटिस्ट आर्हेनियम थे ना वो उन्होंने बताया था। और क्षार जल में घुल के क्या करता है, OH निगेटिव आयन देता है। तो ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आ जाता है। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार बोलते हैं। जल में जो घुल जाता है क्षारक ना, उसी को क्षार बोलते हैं। यानी कि इसके कहने का मतलब कि जितने भी क्षार होते हैं वो क्षारक हो सकते हैं, लेकिन जितने भी क्षारक है वो क्षार नहीं हो सकते हैं। तो ये हमारा जो है इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है, नीले को लाल कर देता है, और क्षार जो है लाल को नीला कर देता है। तो ये कन्फ्यूजन वाली क्वेश्चन, बहुत बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसको हमको कंफर्म कर लेना है। नीले को लाल अम्ल, लाल को नीला क्षार। तूतिया या नीला थोथा का अणुसूत्र ये है, ये कभी कभी देता है। नीला थोथा का परमाणु सूत्र क्या होता है। अब देखिए बूझा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना का भी सूत्र पूछ देता है, Ca होल ट्वाइस OH होल ट्वाइस। तो ये भी याद करिए। चूना, पत्थर, खड़ी और संगमरमर, ये तीनों एक ही चीज़ है, तीनों में कैल्शियम कार्बोनेट पाए जाते हैं। नींबू का रस अम्ल होता है। बहुत लोग सोचते हैं नींबू लगता है कि क्षार है का, तो इसको हमको क्या करना है, नींबू का जो रस है वो अम्ल होता है, क्योंकि इसके pH मान जो है वो 2 होता है। pH मान क्या होता है, 2 होता है। इसको आप लोग को और अच्छा से दिखा जाए, pH मान क्या होता है, 2 होता है। अब देखिए लार जो है, खाने से पहले लार का pH मान क्या होता है, 8 होता है, तो ये क्षारीय रहता है। लेकिन खाना खाने के बाद जो लार होता है वो उसका pH मान 6 हो जाता है, यानी कि अम्लीय हो जाता है। तो लार के बारे में पूछ देगा तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ये ध्यान दीजिएगा। खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद ये दोनों ध्यान दीजिएगा। अपच में क्या होता है, अब अपच में क्या होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग करते हैं। अपच में आप लोग देखे होंगे, अपच जानते हैं ना, पेट में एसिडिटी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे शहर के लोग एसिडिटी बोलते हैं, गांव में पेट खराब हो गया है, तो अपच उसी को बोलते हैं। तो इसमें क्या दिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ये चूने का पानी का प्रयोग करते हैं। दांतों का संक्षारण, मुंह का pH मान जब 5.5 हो जाता है यानी अम्लीय हो जाता है, तब दांतों का संक्षारण होता है। मुंह में फंसे भोजन से बैक्टीरिया लैक्टिक अम्ल बनाते हैं। लैक्टिक अम्ल जब अम्ल हो गया तो सोचिए कि वो 7 से कम ही होगा, तभी दांत का संक्षारण होने लगता है। जब अम्ल मुंह में बनने लगेगा ना, तब दांतों का संक्षारण हो जाता है, मुंह का pH मान कम हो जाता है। हमारे शरीर का pH मान क्या है, हमारे शरीर का pH मान जो है वो 7.0 से 7.8 pH के बीच होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है। अम्लीय वर्षा, ये 2 नंबर में भी आता है। अम्लीय वर्षा क्या है, तो जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। अम्लीय वर्षा से होता क्या है कि अम्लीय जब वर्षा होगी तो इसका जल जब नदी या समुद्र में जाएगा ना, तो वहाँ के जलीय जीव के लिए बहुत ही दिक्कत उत्पन्न हो जाता है, मरने लगती है सब। तो इसको अम्लीय वर्षा बोलते हैं। या संगमरमर का संक्षारण होने लगता है, इसलिए अगर अम्लीय वर्षा होगा ना तो ताजमहल जो है ना वो संक्षारित हो जाएगा। तो
इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। अब देखिए उपजाऊ मिट्टी का पीएच मान कितना होता है ये भी पूछ देगा, तो 7 से 7.6, तो ये भी याद रखिएगा। ये चीज़ चींटी तितैया मधुमक्खी में कौन सी अम्ल होते हैं, मतलब वो काटती है तो कौन सा अम्ल निकलता है, वो काटती नहीं है, जब भी वो इस अम्ल को छोड़ती है ना तो हमें लगता है कि वो काट ली, तो मेथेनाइक अम्ल जिसको फार्मिक अम्ल बोलते हैं। टमाटर अमरूद में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक, सिरका में एसिटिक, संतरा में साइट्रिक, इमली में टार्टरिक, दही दूध में लैक्टिक, ये तो जानते होंगे। प्याज आंवला में एस्कार्बिक, चाय में टैनिन, और साधारण, बस इतना ही। यहाँ से लेके यहाँ तक जरूर आप लोग एक क्वेश्चन जरूर आएगा इसमें से, 1 या 2 क्वेश्चन पक्का। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र ये भी पूछता है, सोडियम क्लोराइड NaCl। सेंधा नमक को खनिज लवण कहते हैं, ये भी पढ़ लीजिएगा। साधारण नमक में अगर इसको थोड़ी मात्रा में मिला देते हैं तो आयोडीन युक्त हो जाता है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है कि साधारण नमक में किसको मिलाने से आयोडीन युक्त होता है, तो ये कहीं भी दिखे आपको टिक मार देना है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, कीटाणुओं को मारने के लिए होता है या रंग को हटाने के लिए होता है, किसके लिए होता है, रंग को हटाने के लिए। तो ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है हम बता दिए। अब इसमें ब्लीचिंग पाउडर बनता कैसे है, इसको विरंजक चूर्ण भी बोलते हैं, यानी कि ये आपका हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये क्लोरीन। अब इसको जब हम 313 डिग्री पे हम इसको गर्म करते हैं ना तो ये प्राप्त होता है, यानी कि विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। तो ये इसका इक्वेशन आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि 2 नंबर में भी पूछ देता है कि ब्लीचिंग पाउडर का कैसे बनाया जाता है और इसका उपयोग बताइए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा जिसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा क्या है, बेकिंग सोडा का उपयोग अग्निशामक बनाने में भी होता है, तो ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि अग्निशामक बनाने में किसका उपयोग होता है, बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा नहीं लिखेगा, ये लिखेगा आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो होता है ना NaHCO3, यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसको बोलते हैं, तो ये ऑप्शन में दिया रहेगा, तो इसको आप वो टिक कर देना। यानी कि बेकिंग सोडा बनता कैसे है, इतना प्रोसेस करने के बाद, यहाँ तक करने के बाद ये 2 चीज़ बनता है, एक अमोनियम क्लोराइड है, एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी बेकिंग सोडा। अब एक होता है धोने वाला सोडा, यानी कि धोवन सोडा जिसको बोलते हैं, तो इसका होता है सोडियम कार्बोनेट, या इसको ये इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलते हैं और बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब धोवन सोडा में सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र ये है, ये बनता कैसे है देख लीजिए इसका समीकरण, तो समीकरण भी कभी कभी पूछ देता है इसका। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अनुसूत्र ये है, अनुसूत्र भी पूछ देता है और जिप्सम का अनुसूत्र भी पूछ देता है, यानी कि ये वाला होता है, तो ये दोनों याद कर लीजिएगा। धातु अधातु से क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे फटाफट बता दे रहे हैं, इससे भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, बट वो दोनों चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। धातु और अधातु में अंतर पूछ सकता है। धातुओं में चमक, कठोरता, आघातवर्तीयता, तन्यता, उष्मीय चालकता, विद्युत चालकता, ध्वनिक, धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं, यानी कि इतना चीज़ होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ये गुण धातुओं में होता है। और धातुओं के ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के अम्लीय होते हैं, तो ये भी क्वेश्चन 1 नंबर में आता है। सबसे भारी धातु यूरेनियम, सबसे हल्का धातु लिथियम, विद्युत का सर्वोत्तम चालक धातु चांदी या कॉपर, तो ये सब इसमें इम्पोर्टेंट बहुत, इसमें से 2-3 क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको आप लोग बहुत अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अब देखिए सबसे तन्य धातु यानी सोना चांदी, इसको बहुत कितना भी लंबा खींचिए खींचते चल जाता है, टूटता नहीं है, मतलब ये तन्यता ज़्यादा होती है। विद्युत का कम सुचालक जो होता है लेड और मरकरी होता है, और विद्युत का सबसे ज़्यादा चालक चांदी और कॉपर होता है।
कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पारा, ये तो आप लोग को याद होगा। चाकू से काटने वाला सोडियम, लिथियम, पोटेशियम तीनों होता है। अगर एक दिया है तो टिक कर दीजिए, अगर तीनों दिया है तो सब इनमें से सभी पर टिक कीजिएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन करने के लिए वे दे दिया, तो बहुत बच्चे केवल सोडियम याद रखते हैं। लिथियम और पोटेशियम दोनों याद रखिए, तीनों। अब देखिए अधातु। अधातु क्या होती है? भंगुर होती है। भंगुर अधातु को मारिएगा हथौड़ी से ना तो टूट जाएगा, क्रैक कर जाता है, यानी टुकड़ा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा, जैसे कोयला हो गया। सबसे चमकीला अधातु आयोडीन। हालांकि अधातु में चमक नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा ये अपवाद है। आयोडीन जो है और ग्रेफाइट जो है ये चमकते हैं। विद्युत का सुचालक जो धातु होता है वो ग्रेफाइट। वैसे भी ये विद्युत के सुचालक नहीं होते हैं, लेकिन ये सब अपवाद हैं, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछ देता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में अधातु कौन सा? ब्रोपिन। तो इसमें से 3, 4, 5 क्वेश्चन तो पक्का है। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होता है, लेकिन शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। सोना, चांदी, प्लेटिनियम, लेड, तांबा, कॉपर जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये क्वेश्चन आपके किसी सेट में था, तो इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अधातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और हाइड्रोजन गैस बनाती है। ये भी पूछ देता है कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस बनाती हैं? तो हाइड्रोजन गैस, ये याद रखिएगा। सबसे सक्रिय धातुएं, सबसे पहला क्रियाशील धातु होता है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और जिंक, ये इतना याद रखिएगा। और सबसे नीचे से अगर पूछ देगा तो प्लूटोनियम, ये आपका हो गया गोल्ड, और ये हो गया सिल्वर। ये गोल्ड, ये सिल्वर, और ये मरकरी, ये कॉपर। तो अगर नीचे से पूछे तो ये दोनों याद रखिएगा, ऊपर से ये दोनों तीनों याद रखिएगा, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सीनेवार, हेमाटाइट और बक्साइट पूछ देगा। सीनेवार किसका आयसक है? तो पारा का। हेमाटाइट किसका आयसक है? लोहा का। बक्साइट किसका आयसक है? तो एल्युमिनियम का। तो ये क्वेश्चन 1 नंबर में पूछता है, तो इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बहुत आएंगे। लोहे पे जिंक धातु की पतली पर चढ़ाने की यसत लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण, इन तीनों में से कोई भी रहेगा ना तो कोई पे टिक कर दीजिएगा। इसको बोलते हैं, ये संक्षारण रोकने के लिए होता है। 2 या 2 से अधिक धातु अपना धातु तथा अधातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 नंबर में ज़रूर आता है। तो 2 या 2 से अधिक धातु अथवा धातु के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। अब देखिए पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है, जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है, सोल्डर मिश्र धातु है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, इस्पात मिश्र धातु है। अब इसमें से क्वेश्चन क्या पूछता है कि पीतल में किस किस धातु को बनता है? तांबा और जस्ता। कांसा, तांबा और टीन। जर्मन सिल्वर, तांबा, निकेल, जिंक। सोल्डर किससे? लेड और टीन का। स्टेनलेस स्टील, लोहा, निकेल, क्रोमियम और कार्बन। इस्पात, लोहा, कार्बन का। तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, जरूर। मिश्र धातु में एक धातु पारा हो तो उसे अम्लगम बोलते हैं। अगर कोई भी मिश्र धातु हो और उसमें एक धातु पारा थोड़ा सा मिला दिया जाए तो उसे अम्लगम बोलते हैं। धातु 92, अधातु 22, उपधातु अगर पूछेगा तो 9। हालांकि ये नहीं पूछता है धातु अधातु। इसमें से क्वेश्चन ये देख लीजिएगा। अब एक चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, इसमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 1। क्लोरीन और फ्लोरीन के भी एक ही होता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 2। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं? तो 3। और कार्बन में कितने होते हैं? कार्बन में तो इसमें सिंगल भी होता है, डबल भी होता है, ट्रिपल भी होता है। अब देखिए कार्बन के अपरूप कौन कौन है? हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन। हालांकि मुख्यतः यही दोनों होता है, लेकिन फ्लोरीन भी पूछ देता है कभी कभी कि फ्लोरीन किसका अपरूप है। तो बहुत बच्चे तो पढ़े नहीं रहते हैं, वो पढ़े रहते हैं हीरा ग्रेफाइट, ये तो कार्बन का होगा नहीं, तो ये कार्बन का ही है, इसका ही है। अब देखिए संरचना सूत्र इसमें से पूछ देता है, तो संरचना सूत्र का कोई माई बाप नहीं रहता, क्या पूछेगा? एल्कीन का सामान्य सूत्र ये होता है, एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है, एल्काइन का ये होता है, एल्काइल का ये होता है। इसमें से क्वेश्चन एक जरूर पूछ देगा, तो ये आप याद रखिएगा।
या इसमें भी पूछेगा एथिन किसका है, किस समूह का है, तो एल्किन समूह का है। तो इस वाले को पूरा ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। और यहाँ भी जो है ना, इसको भी हम बता रहे हैं, इसको भी आप लोग थोड़ा ध्यान से, ये वाला भी आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। प्रकार्यात्मक समूह पूछ देता है, ये पूछ देगा कि ये जो है वो किस समूह का है, तो एल्काइन समूह का। ये जो है वो किस समूह का, एल्कोहल। ये जो है वो एल्डिहाइड। ये जो है कीटोन। और ये जो है वो कार्बोक्सिल अम्ल, इसमें जैसे मेथेनाइक अम्ल, एथेनाइक अम्ल, तो इसमें पूछ देता है। साबुन में वसा पाया जाता है, आप पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि किस में वसा पाया जाता है, तो साबुन में। साबुन और अपमार्जक में अंतर 2 नंबर में आता है, ये पूछ देता है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, एक और चैप्टर आ गया, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इससे बहुत क्वेश्चन कम आते हैं, तो लेकिन पढ़ना तो ज़रूरी है ना। परमाणु क्रमांक, सोना, लोहा, गंधक, सोडियम, इसका परमाणु क्रमांक पूछ सकता है। इसका परमाणु क्रमांक पूछ देगा, सोना का परमाणु क्रमांक क्या है। आवर्त सारणी में क्षैतिज कतारें जो होती है उसको क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। और कितनी होती है, 7। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभ उसको क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, वो होती है 18। अष्टक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूजीलैंड ने किया था 1893 में। और ये कहाँ का था, इंग्लैंड का था। डाइनेवर के त्रिक 1817 में इसने ये त्रिक दिया था, और ये कहाँ का था, जर्मनी का था। ये भी गुड़ चीज़ पूछ सकते हैं, अंदर की चीज़ पूछ सकते हैं, कहाँ का था ये वैज्ञानिक। तो ये इसलिए हम आप लोगों को बना दिए हैं कि ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। मेंडलीव की आवर्त सारणी ये कब बनाए थे, 1869 में। ये रूस के वैज्ञानिक थे, और उस समय जब ये बनाए थे ना, उस समय 63 गो तत्व ज्ञात थे। तो ये भी पूछ सकता है कि मेंडलीव जब आवर्त सारणी बनाए थे तो उस समय कितने तत्व उनको पता थे, तो 63 तत्व ही उनको पता थे। संयोजकता जरूर पूछ देता है, सोडियम की संयोजकता, हीलियम की पूछ देता है। तो इसमें क्या होता है, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर दीजिएगा, और सबसे अंत में यानी बाहरी कोष में जो आएगा ना, वही आपकी बाहरी कोष में 1 आएगा या 4 आएगा या 3 आएगा, जो भी आएगा ना, तो वही संयोजकता हो जाती है। तो जो भी पूछेगा वो संयोजकता हो जाएगी। तो ये रहा केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इसको पढ़िएगा ज़रूर, 1 बार 2 बार ज़रूर, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर पढ़ लीजिएगा, लेकिन एग्ज़ाम के आने के बाद पढ़ने से बस हमको मत दोष दीजिएगा कि सर आपने क्या कैसे कर दिया, तो ये आपकी गलती है। तो इसमें से क्वेश्चन ये जो पढ़ लिया ना, फिर सेट क्या पढ़ना है यार, इसी में से आएगा। सेट कहाँ से तैयार होगा, इसी में से तो तैयार करते हैं सब सेट, जाके सेट मिलाइए, इसी में से होगा। और आप लोग से एक नम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि हम आप लोग के लिए और अच्छे वीडियो लेके आएँ। और तब तक के लिए विदा लेते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।